अच्छा, आज ना मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने स्क्रीन शेयर क्यों हो रही। अच्छा, टॉपर को आपने कैसे फाइंड आउट करना है। जो मैंने कहा कि आपकी मंडे तक असाइनमेंट है कि आप मुझे टॉपर अपना फाइंड करके मुझे देना है, ठीक है। मैं डेली का डेली आप लोगों को जो कहूंगा आपने करके स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही आसान है। ऑटोमेशन है इसके अंदर, आपने डाउनलोड करना है और 5 मिनट का काम होगा डेली का, 5 से 10 मिनट का। लेकिन ये काम ऐसा है कि जो आपको डेली करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आप एक दिन ना करें तो दूसरे दिन कर लें, जो पांचवें दिन कर लें, 10 दिन के बाद असाइनमेंट जमा करा दें। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यू हैव टू वर्क डेली जस्ट फॉर 5 to 10 minutes और 20 मिनट्स, ठीक है। फिर मैं आपको, आप मुझे वो सारा भेजोगे, मैं चेक करूंगा, फिर नेक्स्ट डे आपको वो आप लोगों ने, ठीक है, आपने मुझे इंडिविजुअल व्हाट्सएप पे भेज दिया करें, ज्यादा अच्छा है। व्हाट्सएप पे ना ग्रुप में भेज दिया करें और इंडिविजुअल मुझे भी भेज दिया करें जो चीजें आप करें, क्योंकि व्हाट्सएप से ना चीजें डाउनलोड करनी इजी है एज कम्पेयर टू मेरे ईमेल खोलो। क्योंकि व्हाट्सएप में तो जस्ट एक ही बार मैं सबका देखूंगा, फॉरन डाउनलोड करके मैं आपको अपलोड करना भी मैं, मेरे लिए इजी है, सबके लिए इजी है, ये न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको मैंने ये जो एंडनोट एक्स फाइल आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना। जब इंस्टॉल हो जाए, ये देखो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि एंडनोट, ये आपका मैंने ये बायो सॉफ्टवेयर के अंदर, ये जब आप उसको डाउनलोड करोगे आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना। एक्सट्रैक्ट करना आता है ना, वो जिप की फाइल होगी, ठीक है। आपने एंड्रॉइड एक्स फाइल में जाना है, यहाँ इसको क्लिक करेंगे, ये जो फाइल है, ठीक है, ये वाली जो मैंने हाईलाइट की है, इसको क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपने इसको, जब इसको क्लिक करेंगे तो इसको यस करके, तो उसके बाद आप लोगों ने क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए ये कह रहा है कि मॉडिफाई रिपेयर करना है, तो आपने इसको एवेल्युएशन, उसके बाद आएगा कि वुड यू लाइक टू एवेल्युएट, तो आपने एवेल्युएट वाला क्लिक कर देना। उसके लिए की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जब वो एवेल्युएट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद फिर आपने क्या करना है, जब इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आपने ये क्रैक में जाना, ये देखिए, चलो सारे, क्योंकि आपने इसको रजिस्टर करना है, क्योंकि एवेल्युएट वाला हमने पहले ऐड किया था। अब हमने इसको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आपने क्रैक में जाना है। क्रैक में जाके ये ऊपर वाला जो एंड्रॉइड लिखा हुआ है, ये फाइल जो है, इसको कॉपी करनी है और इसको सी फोल्डर में जाके एंड्रॉइड एक्स फाइल, ये जो प्रोग्राम फाइल x86, इसमें जाएंगे और यहाँ पर एंड्रॉइड लिखा होगा और यहाँ पर जाके आपने इसको पेस्ट करना है। जब पेस्ट करेंगे तो वहां जो ऑप्शन आएगी रिप्लेस द फाइल इन द डेफिनेशन, आपने रिप्लेस कर देनी है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी ये सारा काम इंस्टॉल किया हुआ है, तो इस तरह आपके पास एक क्रैक या रजिस्टर्ड वर्जन ऑफ एंड्रॉइड x5, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब आपने अब आपने रेफरेंस कैसे ऐड करनी है इसके अंदर, ठीक है। आपने रेफरेंस कैसे ऐड करनी है इसके अंदर, तो ये एक डॉक्यूमेंट आपने जब ये करेंगे तो ये एंड्रॉइड x5 की ना एक ये फाइल आएगी, ठीक है। आपने जो भी आपकी फाइल है उसके अंदर आपने इसको फाइल को न्यू कर ले या ओपन कर ले, जो ऑलरेडी मैं आपको एक फाइल भेजूंगा जो जिसके आपने ना वही फाइल खोलनी, उसी को एज ए लाइब्रेरी यूज करना है। वो इसलिए यूज करना है क्योंकि तो उसके अंदर ऑलरेडी मैंने जो जिनोम रेफरेंस वाले जितने भी रेफरेंस पेपर्स है ना, वो ऑलरेडी मैंने उसके अंदर ऐड किए हुए हैं। मेरी बात की समझ आ गई। आप इसमें ओपन में जाओगे तो ये देखो, ये जो एंड्रॉइड कैशियो डॉक, ये एक्चुअली ये वो बेसिक फाइल है, तो ये जिसके अंदर जो वाइड रेफरेंस सारे के सारे हैं, इसको जब आप क्लिक करेंगे ये सारे के सारे जो रेफरेंसेस हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं मैंने, ठीक है। ये फाइल मैं आपको भेज दूंगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि अब आपने इसके अंदर नया रेफरेंस ऐड करना है या यहाँ से भी कॉपी करना है, तो वो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये कैसे करना है, ठीक है। ये जो दिस इज सोर्स फाइल, सोर्स लाइब्रेरी फाइल, जिसके अंदर जो भी हमने जीन से रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं हमारे, जो भी इसके अंदर वेबसाइट यूज होनी है, जो भी सबके रेफरेंसेस आई हैव ऑलरेडी एडेड
इनटू दिस ये जो लाइब्रेरी है इसके अंदर ऑलरेडी है। और इवन मैं आपको एक डॉक्यूमेंट भी भेजूंगा जो आप मरियम का है, जो इसका जो पेपर हमारा तकरीबन सबमिट पब्लिश हो गया है, आपने अपना पेपर उसी के अंदर एडिट करके लिखना है। नहीं लगी समझ? फॉर्मेट वही रखना है, टेम्पलेट वही रखना है आप लोगों ने, और आपने अपनी क्रॉप चेंज करनी है और अपना जीन चेंज करना है, ठीक है? लेकिन टेम्पलेट आपका एग्जैक्टली वही होगा। मेरी बात की समझ आ गई? आपका जो टेम्पलेट है वो एग्जैक्टली वही होगा, लेकिन आपका वो जो है जीन जो मैं आपको कहूंगा वो आपका चेंज होगा, और जो आपकी क्रॉप चेंज होगी, ठीक है? अच्छा, लेकिन उसके अंदर ऑलरेडी मैंने काफी रेफरेंसेस ऐड किए हुए हैं जो इसके अंदर पड़े हुए हैं, इसलिए आपने एक टेम्पलेट दे दिया। समझो आधा पेपर तो आपके मसले वैसे हल हो गए इसके अंदर, ठीक है? आपको एक सोर्स फाइल दे दी, आपको पूरा पेपर बना दे दिया, आपने उस पेपर को एडिट करना है। तो मेरी बात को समझ आ गई? तो ये आपको मैं वो मरियम का वो पेपर जो हमारा एक्सेप्ट हो गया माशाल्लाह, तो मैं आपको इंटर्नशिप के दौरान इसने किया था काम, ये पेपर 1 दिसंबर को फर्ज किया, ये वो पेपर है, ठीक है? इसके बाद में इसकी मॉडिफिकेशन आई है वो मैं, लेकिन फिलहाल यही मैं आपको दे देता हूँ। अच्छा, ये पेपर है, ठीक है? इसके अंदर ये हमने आपने ऐसे ही लिखना है, सबसे ऊपर आपने अपना टाइटल लिख देना, ठीक है? फिर आपने नंबर्स ऑफ ऑथर जिसने भी कंट्रीब्यूट किया होगा, और उसके नीचे आपने अब यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज की बजाय लिखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। अब हम क्या लिखेंगे? डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, न्यू कैंपस लाहौर। नो इट्स अ चेंज। मेरी बात की समझ आ गई आपको? ठीक है? और जितने भी अगर फर्ज किया, जिस तरह हमने कुछ हेल्प ली थी पीपल को राइट अप करवाने के लिए, ये हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से एक फ्रेंड्स है, उनसे हमने ना डॉक्टर आतिफ, ठीक है, तो उससे हमने हेल्प ली थी, तो इसलिए हमने उनका नाम भी इसमें ऐड किया हुआ। ये आतिफ है ना, मोहम्मद आतिफ, ठीक है? ये प्रोफेसर है उधर, तो उन्होंने जो मरियम का पेपर था उसको एक बार पढ़ के उसके अंदर गलतियां, ये अच्छी बात होती है कि आप अपने पेपर को जितने अच्छे आपकी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है उनसे एक बार रिव्यू करवा लें, वो आपको जो भी उसके ऊपर कमेंट्स दें, उस कमेंट्स को क्रिटिकली एनालाइज करें, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव होगी, ठीक है? हर काम जो आप पब्लिश करना है वो एक तो जो नॉर्मली जितने भी पेपर पब्लिश करते हैं ना, दे वांट हाई क्वालिटी पिक्सल अच्छे होने चाहिए। हर पेपर जो पब्लिश करते हैं उसके अंदर वो सारी इंस्ट्रक्शन होती है कि इसकी जो पिक्चर क्वालिटी कैसी अच्छी होनी चाहिए, इसका स्टाइल क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। मेरी बात की समझ आ गई आपको? यू मस्ट नो हाउ टू राइट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है? अब ये देखिए इसका काम है जीनोम वाइड आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ प्लांट स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन जीन फैक्टर जीन फैमिली इन ऑलिव एंड इट्स कंपैरिजन विद, हमने जो डॉफ जीन है उसका एनालिसिस किया था, विद इसका कंपैरिजन किया था फिर अरेबिडोप्सिस की जो एस्टैब्लिश्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू जो भी जीन फैमिली है, मैंने आपको बताया जीन की फैमिली का नेम कैसे देते हैं, मैंने कल बताया था कैसे देते हैं तस्वीर, उसके मुताबिक अगर वो डोमेन किसी भी जीन के अंदर है तो वो उसकी फैमिली है, ठीक है? अब ये मैं पेपर आपको दे रहा हूँ फर्ज किया, ठीक है? अब यहाँ पर मैं आपको ये डॉग के ऊपर ही हम पढ़ना चाह रहे हैं, तो ये डॉग एक और मैं पेपर देखना चाह रहा हूँ। अब डॉग किस क्रॉप के ऊपर काम किया जाए, मेरी बात को समझ आ गई? आपने जीन दे दिया क्योंकि मैंने कहा अब आप एक और बंदा इसी को डॉग के ऊपर काम करे। अच्छा फर्ज किया मैं आपके ज़हन में आया कि यार ये जो है ना हमारा सफेदा, इसके ऊपर काम किया जाए, इसका नाम क्या है? यूकलिप्टस, और मैं चाह रहा हूँ यूकलिप्टस के डॉग जीन के ऊपर काम किया जाए। तो आपने सर्च आउट कैसे करना है? आपने गूगल स्कॉलर में जाना है। क्या कहाँ जाना? गूगल स्कॉलर। कि अगर तो इसके ऊपर ऑलरेडी कोई पेपर पब्लिश हुआ हुआ देन वी विल नॉट वर्क ऑन दैट, ठीक है? तो हम इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर पब्लिश नहीं हुआ हुआ देन वी विल वर्क ऑन दैट,
ठीक है। अच्छा, उसके लिए गूगल स्कॉलर में जब आप जाएंगे, अब उस मैदे का साइंटिफिक नेम क्या होता है? यूकेलिप्टस। अच्छा, और इसके ऊपर हमने क्या करना है? जीनोम वाइड एनालिसिस करना है। क्या करना है? डॉफ जीनोम वाइड, डॉफ जीनोम वाइड, ये लिखेंगे, इसको सर्च आउट करेंगे। अगर कोई यूक्लिप्टस डॉग नहीं है, डॉग ही है, तो डॉग, ठीक है। अब ये देखो, अब आप देखेंगे जीनोम वाइड एनालिसिस में ऐसा हुआ है जिसके अंदर यूक्लिप्टस के ऊपर वो और जिसके अंदर ये दोनों वर्ड्स इकट्ठे आए हुए। आपको लग रहा है कि ऐसा कोई हमें ये देखिए ना, ये आप इसमें जीनोम वाइड स्क्रीनिंग ये भी नहीं है, ठीक है। जीनोम वाइड एसोसिएशन, जीनोमिक सिलेक्शन, एनुअल ब्रीडिंग आ गया। तो आप इसके 3-4 पेजेस तक जाए तकरीबन, तो आपको अगर हुआ तो पहले पेज में ही आ जाएगा। अगर हुआ तो नॉर्मली फिर भी एक और पेज तक इसके 2 नंबर या 3 नंबर तक चले जाए कि अगर कहीं भी आपको लग रहा है कि कहीं जीनोम वाइड डॉग के ऊपर कोई काम हुआ है, तो नॉर्मली नहीं हुआ, ठीक है। डॉग नहीं है, ये डॉग है, सॉरी, ये डॉग लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखेंगे, उम्मीद है कि नहीं है, क्योंकि मैंने ये एक टॉपिक हो सकता है किसी भी एक स्टूडेंट का, ये एक टॉपिक हो सकता है कि जीनोम वाइड एनालिसिस ऑफ डॉग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फैमिली इन यूकेलिप्टस ग्रैंडस, जो भी इसका नाम है, एट इट्स कंपैरिजन विद अरेबिडोप्सिस। मेरी बात की समझ आ गई? अब आप देखना चाह रहे हैं कि किसी और के अंदर है, फर्स्ट गया चिली के अंदर है डॉग जीनोम वाइड एनालिसिस, तो ये टोमेटो के अंदर, तो टोमेटो के अंदर तो ऑलरेडी पेपर पब्लिश हुआ है। तो ये देखिए जीनोम वाइड एनालिसिस आप पहला ही पेपर आ गया आपका, वही जो मरीम कर रही है काम, और ये ऑलरेडी ये देखिए ना 2013 में ये पेपर ऑलरेडी पब्लिश हुआ है। तो पहला ही पेपर आपका टोमेटो के ऊपर आ गया, ठीक है। और ये किस जर्नल के अंदर पब्लिश हुआ है? जर्नल ऑफ इंटीग्रेटेड प्लांट बायोलॉजी, ठीक है। क्या जर्नल का नाम है? जर्नल ऑफ इंटीग्रेटेड प्लांट बायोलॉजी, ठीक है। तो अब जो है ना ये जो है इस जर्नल ऑफ इंटीग्रेटेड प्लांट बायोलॉजी का, अब आप देखेंगे इसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा ये भी देख लें कि ये इस तरह के पेपर किस जर्नल में पेपर पब्लिश होते हैं? जर्नल ऑफ इंटीग्रेटेड प्लांट बायोलॉजी, इंटीग्रेटिव, ये ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने ये कहां देखने हैं, इसके इम्पैक्ट फैक्टर कहां देखने हैं? सबसे या तो एक ये पेपर, इसका ना ये जो जर्नल है ना, इस जर्नल का जो होम पेज किधर है? ये एग्जैक्टली, ये इसको ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अच्छा, अब ये हमें क्या बता, ISSN नंबर इसका है 1744, ये यहां पर इसको कॉपी करेंगे। एक ना HEC जनरल रिकॉग्निशन सिस्टम एक वेबसाइट है, HJRS कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? HEC, ये जनरल रिकॉग्निशन सिस्टम, ठीक है। ये जो है यहां पर आप क्लिक करेंगे, ये क्या तरह नाम मरियम, ये आपका जनरल जिसके अंदर ये मैंने पेपर पब्लिश किया, हॉर्टिकल्चर एनवायरमेंट, ये डब्ल्यू कैटेगरी जो मैंने कल बताया था आपको, ठीक है। ये इसका डब्ल्यू कैटेगरी में है, ठीक है। इधर हमने सर्च आउट करते हैं कि हमने किस चैनल में, ठीक है। यहां पर आप इसका वो ISSN नंबर, ठीक है, वो इसको फाइंड किया, तो ये अगर तो ये जनरल इधर हुआ तो फिर हम इसके अंदर पब्लिश करेंगे। इट मीन यहाँ पर अगर कोई जर्नल है तो वो एक ऑथेंटिक जर्नल है। ये HEC जो दुनिया के ऑथेंटिक जर्नल इकट्ठे करके पाकिस्तानियों के लिए प्रमोशंस के लिए ये बता, एक वेबसाइट, और ये भी डब्ल्यू कैटेगरी में साफ लगा लें, ठीक है। और अच्छा, इसका इम्पैक्ट फैक्टर कितना है? 6 पॉइंट, ये CD2 जो है ना, ये एक्चुअली इम्पैक्ट फैक्टर 6.19 यार भी एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल है ये। जस्ट रूल वाइड एनालिसिस जो आप काम कर रही है, ये ऐसा काम है, तो इतने हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल के अंदर भी आपका पेपर
पब्लिश होगा। नॉर्मली हॉर्टिकल्चर के जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है 0.1 0.2। आप इधर अच्छा आप हॉर्टिकल्चर के जो इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल आप इधर देखें और यहाँ पर हॉर्टिकल्चर लिखोगे ना, ये हॉर्टिकल्चर साइंटिया हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर जर्नल बायोलॉजी एग्रीकल्चर, ठीक है। फर्स्ट ये हॉर्टिकल्चर प्लांट जर्नल है, इसको क्लिक करते हैं तो इसको फाइंड कर लें। इवन नाम से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसका CD2 क्या है 2.32, ठीक है, और कैटेगरी भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा अब इसी तरह और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड आप देयर आर द लिस्ट ऑफ जर्नल्स, फोलिया हॉर्टिकल्चर, न्यूजीलैंड जर्नल ऑफ क्रॉप एंड हॉर्टिकल्चर साइंसेस। अब इसमें भी आप पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। इसमें इसका भी X कैटेगरी में है और इसका इम्पैक्ट फैक्टर है 1.28। ये जो आप जनरल वाइड रेफरेंस है, इवन यू कैन पब्लिश इन। अच्छा जो भी यहाँ आ रहे हैं ना, आपने यहां से नहीं किसी ऑर्डर का जाना, ठीक है। आपने ये जो HEC, मैं ये इसका लिंक आपको भेज देता हूँ, तो आपने ये जो है ना यहाँ जाके तलाश करने, ये कॉपी करके ये मैं आपको भेज रहा हूँ, उस जर्नल के अंदर आपने इसको पब्लिश करना है। मेरी बात की समझ आ गई आपको कैसे आपने तलाश करना है। अच्छा और अब हमने क्या एक पेपर हो गया आपका कि किसके ऊपर एक टॉपिक हमारा जो फाइनल हुआ यूकेलिप्टस, ठीक है। अच्छा कोशिश करें कि आप अपना जो ऑर्गेनिज्म है वो फाइटोजोन की वेबसाइट से ही तलाश करें, क्योंकि फाइटोजोन के ऊपर ना काम करना इजी है। फाइटोजोन की जो वेबसाइट है जो उसके अंदर ऑर्गेनिज्म है ना, उसी के ऊपर ही काम करें तो वो दैट इज इजी टू वर्क एंड प्ले। अच्छा हम सिर्फ उन ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम करेंगे जिनका जीनोम सीक्वेंस हुआ है। ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम है 46, टोमेटो के अंदर कितने 18 है फर्ज किया, ठीक है। तो ऑलिव के अंदर कितने, यू हैव एन आइडिया, ठीक है। ऑलिव के अंदर कितने हैं अच्छा, और पूरे का पूरा जो जीनोम सीक्वेंस हुआ है ये काम जीनोम वाइड सेल पूरी के ऊपर हो सकता है। जिनका जीनोम सीक्वेंस नहीं हुआ उसके ऊपर। अच्छा और फाइटोजन इज नॉट द ओनली वेबसाइट, देयर आर मेनी वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर पूरी के पूरी जीनोम सीक्वेंस पड़े हुए हैं, लेकिन ये ऐसी वेबसाइट है जो कि बहुत एडवांस है और इसके ऊपर काम करना बहुत इजी है, सीक्वेंस डाउनलोड करना बड़ा इजी है। डाउनलोड भी कर लेंगे, नहीं तो बाकी जो जितनी वेबसाइट है वहां से अकेला सीक्वेंस डाउनलोड करना पड़ता है, इट टेक टाइम। लेकिन फाइटोजोन इज अ यूजर फ्रेंडली वेबसाइट, जो आप कमांड देते हो वो पूरी की पूरी आप पूरे के पूरे सीक्वेंसेस सारे जीन्स की एक ही बार डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब ये देखो फाइटोजोन में जाएंगे आप, ये भी मैं आपको लिंक भेज देता हूँ इसका, सो दैट यू कैन हैव, ये मैं साथ ही आप लोगों को, ठीक हो गया। अच्छा अब फाइटोजोन में जाएंगे ना तो यहाँ पर ना कोई मेनी स्पीशीज है जो कि ऑलरेडी सीक्वेंस हुई है, वो यहाँ पड़ी है। अब स्पीशीज की लिस्ट में जाओगे ना, यहाँ पर ये देखें, ये सारी जितनी स्पीशीज है ना, ठीक है, ई में जाएंगे तो यूकेलिप्टस मिल जाएगा, ये देखें। अब यहाँ पर अगर तो यूकेलिप्टस यहाँ हुआ, अब ये देखिए यहाँ पर है यूकेलिप्टस ई, ये देखो यूकेलिप्टस ग्रैंडस, this eucalyptus plant, it means you can work on that, it means you can work on that. This is also present in phytosome, its whole genome sequence has been done and there is no top paper has been published on this paper. You can find many genes combinations and many plants जिनके ऊपर अभी बहुत काम होने वाला पड़ा है। मेरी बात की समझ आ गई? अच्छा ये मरियम वाला के दौरान हमने फील्ड ट्रायल नहीं किया था, लेकिन अगर ये फील्ड ट्रायल कर लेती तो ये जो 1.8 की बजाय इसका 3-4 फैक्टर में चला जाना था पेपर, ठीक है। तब तो कोरोना था, एग्जैक्टली काम ही नहीं करना है। तो आप पता क्या करें, फिर आप चेक करें कि ये जो यूकेलिप्टस ग्रैंडस के अंदर जो डॉग जीन्स है
इसके ऊपर पहले तो हम इसका लो वाइड एनालिसिस करें, फिर हमें पता चले कि इतनी चीजें इसके अंदर, तो इसके ऊपर प्राइमर डिजाइन करें, तो आपके बाद की बात है जो, ठीक है। जब प्राइमर डिजाइन करेंगे फिर हम चेक करें कि इस यूकेलिप्टस को मैनी स्ट्रेसेस देके देखें, बायोटिक भी, एबायोटिक भी, हीट स्ट्रेसेस भी, फिर चेक करें कि डॉफ जीन जो है और कौन कौन सा जीन किस किस स्ट्रेसेस के अगेंस्ट एक्सप्रेस होता है, ठीक है। उससे आपको एक मेन अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अगर आपने डॉफ जीन को कौन से डॉफ जीन को किस स्ट्रेस के अगेंस्ट यूज किया है। मेरी बात की समझ आ गई। लेकिन अगर नहीं भी करते तो भी आपका 1 महीने के अंदर ये पेपर सबमिट हो जाएगा। अच्छा, अगर हम फील्ड ट्रायल करते हैं और जो बायोइन्फॉर्मेटिक नहीं करते तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, क्वालिटी वाइज वो सारा वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। हमें करना क्या है, तो वो एग्जैक्टली ये दोनों आपके रिजल्ट की कंफर्मेशन हो जाएगी। मेरी बात की समझ आ गई आप लोगों को? एवरीवन इज क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब एक और पेपर टॉपिक देख लेते हैं हम, फर्स्ट किया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स कौन कौन से, कोशिश करेंगे आप हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स के ऊपर ही रहे, ठीक है। अब इसमें म्यूसा एक्यूमिनेटा है, ओलिया यूरोपिया, ये इसके ऊपर इसने काम किया है। अच्छा, अब सिट्रस साइलेंसर है, सिट्रस, अच्छा अगर हम ये सिट्रस साइलेंसर ऑरेंजेस है, ठीक है। कॉफी अरेबिका के ऊपर ये अभी एक स्टूडेंट मेरी काम कर रही है इसके ऊपर, उसने काफी हद तक काम कर लिया है। हाँ वो है, फजूल सा स्टूडेंट लगा हुआ है इसके ऊपर, एक बहुत प्यारा स्टूडेंट मेरा लगा हुआ है इसके ऊपर माशाल्लाह। सॉरी बात या अल्लाह बचाना, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था मुझे। मोहम्मद शोएब हमारा है वो माशाल्लाह इसका कैप्सिला रुबेला के ऊपर काम कर रहा है, जीशान भी कर रहा है, अली भी पता नहीं करता था, वो किधर रह गया पता नहीं, समझ लगी। रास्ते में पीछे रुक गया, उसको हम देख रहे हैं कि आगे भाई साथ हमारे। अच्छा, जो हमारा मुजफ्फर भी काम, अच्छा हम ये देखें, हमने ये कॉफी अरेबिका के ऊपर पेपर देखे, डॉफ जिनोम वाइट, ये देखें बच्चों, हमने स्कॉलरली आर्टिकल देखे जिनोम वाइट डॉफ इन कॉफी, ये फाइन डॉफ पे there is no work has been done in coffee arabica and one of our student has already completed the we are going to submit this project, हमने कर लिया है तकरीबन। अच्छा, और इस तरह और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इसमें देखें कि आपने किसके ऊपर जाना है। ये एमिबुलस गुटाटा पे आप कर रहे हैं, जिशान कर रहा है? एप्पल पे हो गया ऑलरेडी, डॉक्टर्स कैरोटा पे हुआ है तो नहीं? कौन कर रहा है? डॉक्टर्स कैरोटा पे देखे, ये होगा, सही बात है, इसके ऊपर कोई कर रहा है और देयर इज नो पेपर हैज बीन पब्लिश्ड ऑन दिस पेपर स्टिल, ठीक है। तो इसके ऊपर कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, समवन इज वर्किंग, नहीं ये देखे ना, ये जो है डॉफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, हाँ जीनोम एनालिसिस, ये हुआ हुआ इसके ऊपर काम एग्जैक्टली, इसलिए कोई नहीं कर रहा होगा, क्योंकि मुझे होता तो मुझे पता होना था कि ये कोई समवन इज वर्किंग ऑन दैट। डॉफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन कैरेट्स जीनोम एनालिसिस एंड रिस्पांस टू एबायोटिक स्ट्रेसेस। आप ये किसमें है? बायोटेक्नोलॉजी लेटर्स। अब ये देखते हैं कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी लेटर्स है ये क्या फैक्टर है इसका, we can find the journal here, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी लेटर्स, ये देखो लेटर्स, ठीक है। अब ये देखेंगे इसका CD2 means impact factor, ठीक है, 2.13, it means all papers that has been published, it means they have some good
पोटेंशियल एंड इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स के अंदर पब्लिश हुए हुए। दिस इज व्हाट आई एक्चुअली वांट, क्योंकि जो नॉर्मल हम प्लांट साइट और ये करती है ना, अगर तो आपने मतलब कोई ऐसा काम किया है जो बहुत ही यूनिक टाइप है, तो आपने पूरे राष्ट्र सर्वे की है, फील्ड ड्राइव पर की हो रही है, तब जाके कोई आपने डिफरेंट एरिया में जाके काम किया है, तब तो किसी 1.25 वाले पर्टिकुलर से फोकस हो जाता है। लेकिन अगर आप इसके अंदर अपने रिसर्च में थोड़ा सा ही एक चीज का बायोइन्फॉर्मेटिक्स डाटा लगावे, तो वो फिर फोन कर लेंगे, वो अच्छे लेवल पे काम भी आपने कोई डेटा नहीं लगाने हैं, उसमें क्वालिटी ज्यादा है और इसके अंदर वेरी इजी है डिजिटल वर्क ऑर्गेनाइज। ठीक है, अब नेक्स्ट ये है, ये तो हो गया ना फर्स्ट के कैरेट के ऊपर। हम ये नहीं कि अकेला डॉग वाले पेपर है, बल्कि हम करते हैं कि डॉग की बजाय हम कोई और चीज के ऊपर काम कर लेते हैं, लाइक और क्या हो सकता है, NPR1, एग्जैक्टली NPR1 जीन का जीनोम वाइड एनालिसिस। इज दिस प्रेजेंट? सर ये कौन सा जीनोम वाइड है NPR? ये NPR1 एक जीन है, एक और जीन है जो भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह का ही है, जो कि डिजीज रेजिस्टेंस में प्लांट के अंदर को हेल्प करता है, प्लांट को अगेंस्ट पैथोजन इन्फेक्शन प्लांट के ऊपर भी करता है, काम करता है। अब ये देखिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिजीज रेजिस्टेंट नेक्रोपिक इन कैरेट। अच्छा, ये इन्होंने एक्सप्रेस कराया हुआ है, लेकिन जीनोम वाइड एनालिसिस नहीं है। ये DZIP ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, विल्की ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, और इसके अलावा इट मींस कैरेट के अंदर NPR1 जीन की फैमिली के ऊपर ना डिटेल एनालिसिस नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने वैसे एक्सप्रेस करवाया हुआ है इसको, किसी और क्रॉप से लेकर NPR1 जीन कैरेट के अंदर एक्सप्रेस कराया हुआ है, लेकिन जीनोम वाइड एनालिसिस नहीं हुआ। इस तरह DZIP एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये ज्यादातर प्लांट्स के अंदर, ये नॉर्मली प्लांट्स के अंदर भी होता है। ये NPR कहते हैं नॉन एक्सप्रेसर ऑफ पैथोजेनेसिस रिलेटेड 1 प्रोटीन। ये सेल अटैक के दौरान एक्सप्रेस, ये NPR1 नॉर्मली प्लांट के अंदर जब भी पैथोजन का अटैक होता है प्लांट के ऊपर, फिर एक्सप्रेस होता है। अच्छा, ये मैं करीबन नॉन एक्सप्रेसर ऑफ पैथोजेनेसिस रिलेटेड जीन, नॉन एक्सप्रेसर ऑफ पैथोजेनेसिस रिलेटेड, इसका नाम है। ठीक है, अच्छा, ये नॉर्मली प्लांट के अंदर कब एक्सप्रेस होता है? जब प्लांट में पैथोजन का अटैक होता है, इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। अच्छा, अभी कब, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कैसे प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये ये पैथोजन के दौरान या पैथोजन का अटैक होता है तो उसके दौरान जो प्रोड्यूस होता है, सबसे पहले क्या होता है कि सेली सेग्रीगेशन का, चाहे कोई वायरल पैथोजन है, चाहे बैक्टीरियल पैथोजन है, चाहे वो एनी पैथोजन है। ठीक है, अच्छा, जब भी प्लांट के ऊपर पैथोजन का अटैक होता है तो सेली सेग्रीगेशन का लेवल हाई हो जाता है। क्या होता है? सेली सेग्रीगेशन का लेवल जो है वो हाई हो जाता है। अच्छा, अब इस सेली सेग्रीगेशन क्या करता है कि NPR1 जीन को एक्टिवेट कर देता है। NPR1 जो जीन है ना, ये जो NPR1 जीन, ये ऑलरेडी एक्सप्रेस हुआ है प्लांट के अंदर। मेरी बात समझ आई कि प्लांट के अंदर NPR1 जीन जो है वो एक्सप्रेस हुआ होता है। फर्स्ट किया, ये NPR1 है, ये दो प्रोटीन है, ये आपस में इस तरह हो तो काम करें, ये जब बात करते हैं दो प्रोटीन है, ये NPR1 है, ये मेरे पास NPR1, दोनों की कॉमन बेस है और ये आपस में ऐसे करते हैं, बिल्कुल दोनों अभी NPR1 और NPR1 दोनों के दोनों क्या है, वो आपस में ऐसे एग्जैक्टली ये ऐसे बैठे हैं। अच्छा, पिछों में सेल सेग्रीगेशन होगा, मेरी बात समझ आ गई आपको? अब जब सेली सेग्रीगेशन आता है तो NPR1 दोनों जो जीन्स हैं वो अलग हो जाते हैं और दोनों एक्टिव हो जाते हैं।
और NPR1 एक्टिवेट हो जाती है। अच्छा, NPR1 इज आल्सो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। क्या है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। अच्छा, ये और BJP के दोनों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आपस में मिलकर, ठीक है, ये जाके कुछ ऐसे जीन्स को एक्टिवेट करते हैं। उन जीन्स में से एक जीन का नाम है PR1। क्या नाम है उसका?